इतना सब कुछ है ना बात करने के लिए, कहाँ से शुरू करूँ समझ नहीं आ रहा। लेकिन ऑब्वियसली पहले हम शुरू करेंगे इंडिया की जो बेहतरीन विक्ट्री है अगेंस्ट पाकिस्तान। पहला मैच हुआ है सैफ चैंपियनशिप को, उसमें इंडिया ने हरा दिया पाकिस्तान को 4-0 से। एंड द मैन, द मिथ, द कैप्टन, द लीडर, द लेजेंड सुनील छेत्री विद अ ब्यूटीफुल हैट्रिक। और अगर मैं इस मैच की बात करूँ तो ऑब्वियसली जैसा हमने डिस्कस भी किया था प्रीव्यू में कि ज़्यादा कुछ हमको दिक्कत नहीं होनी चाहिए पाकिस्तान से। और ऑल दो उनके कुछ प्लेयर्स जो हैं वो अब्रॉड खेल के आ रहे थे और वो सारा कुछ एक्सपोजर उनको मिला है, लेकिन अभी अभी इस टीम ने रिसेंटली साथ खेलना स्टार्ट किया। प्लस जिस सर्कमस्टेंसेस में टीम आई, बेंगलुरु पहुंची, और काफ़ी ज़्यादा फ्रेश नहीं थे वो। और कुछ प्लेयर्स तो मैच के थोड़ी देर पहले ही पहुंचे थे, तो वो थोड़ा सा हमारे लिए एडवांटेजेस हो गया, जो मुझे लगता है कि बेहतर तरीके से मैनेज करना है अगर हमको एक अच्छा टूर्नामेंट, अच्छा कंपटीशन चाहिए। तो जब देखिए पाकिस्तान की जहाँ पे बात आती है तो वहाँ पे इमोशंस जो है हर चीज़ को ओवर पावर कर देते हैं। लेकिन अगर एज अ स्पोर्टिंग स्पिरिट हम बात करें तो डेफिनेटली हमको ऐसी अरेंजमेंट्स करनी चाहिए जहाँ पर एक टीम को अच्छा और फेयर एनवायरनमेंट मिले compete करने के लिए। आई थिंक अगर पाकिस्तान की टीम एक दो दिन पहले आ जाती, जो भी इश्यूज थे अगर उनको सॉल्व कर लिया जाता, तो आई थिंक वो थोड़ी सी बेटर शेप में होते। बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम डोमिनेट नहीं करते उनको, हम हराते नहीं उनको, हम बहुत ही बढ़िया खेले। वी वर एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। और जैसा हमने पिछले मैच के रिव्यू में भी बोला था लेबनान के अगेंस्ट जब हमारी जीत हुई थी, कि हमारी डिसीजन मेकिंग और थोड़ा सा जो हमको कामनेस लाने की ज़रूरत है ना फाइनल थर्ड में, उससे हमारा गेम बेटर हो जाएगा और अब चांसेस और बेहतरीन तरीके से कन्वर्ट कर पाएंगे। आज 4-0 से हम ज़रूर जीते, लेकिन 5-0 6-0 भी हो सकता था। एक सहल ने जो चांस मिस किया, उसके अलावा एक और दो अपॉर्चुनिटीज़ थी। चांगते के पास एक मौका था गोल स्कोर करने का, वहाँ पर अच्छी डिफेंडिंग हो गई। उसके बाद हम गोल स्कोरिंग पोजीशंस में बहुत अच्छा आ रहे थे, लेकिन वहाँ पर भी एक चीज़ थी कि हम सही क्रॉस नहीं डाल पा रहे थे, या फाइनल बॉल हमारी जो थी वो सही नहीं आ रही थी। फिर अगेन बीच बीच में मिडफील्ड में हड़बड़ा जाना, थोड़ा सा कंप्लेसेंसी लगी थी मेरे को सेकंड हाफ में, और मैच वहाँ पे बोरिंग ज़रूर हल्का सा हुआ। लेकिन जब फिर तीसरा गोल हुआ, दूसरी पेनल्टी मिली सुनील छेत्री को, उन्होंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से कन्वर्ट करी। और सुनील छेत्री की अगर हम बात करें तो कौन कह सकता है इनको देख के कि ही इज़ 38 ईयर्स ओल्ड। अगर आप पहले गोल में देखें, हाँ कीपर की गलती ज़रूर थी, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने प्रेस किया, उस गलती को करवाया उन्होंने गोलकीपर से, और फिर शानदार एक फिनिश। और ऑब्वियसली हमारे इंडियन प्लेयर्स को और स्पेशली लेजेंड्स जैसे सुनील छेत्री हैं, उनको इतनी आई बॉल्स नहीं मिलती हैं। लेकिन आपको ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि 38 ईयर्स की एज में भी अगर एक बंदा हैट्रिक मार रहा है और उसके बाद रिलेंटलेसली प्रेस कर रहा है, इतनी ज़्यादा मेहनत और हार्डवर्क कर रहा है अपनी टीम के लिए, तो उससे ज़्यादा बेहतरीन बात कुछ हो नहीं सकती है। एंड ही इज़ द परफेक्ट गाय टू सेट दैट एग्जाम्पल। और पहला गोल उसी चीज़ को ही दर्शाता है कि जिस तरीके से उन्होंने मेहनत करी और प्रेस किया गोलकीपर को, और उसकी वजह से जो गलती करी गोलकीपर ने, फिर उसका रिवॉर्ड भी उनको मिला। एंड वॉट अबाउट दैट बॉल फ्रॉम अनवर टू उदांता चौथे गोल के लिए, शानदार बॉल और उतनी ही बढ़िया फिनिश उदांता की। तो कैप किया एक परफॉर्मेंस को बहुत अच्छे से। एक दो चांसेस और मिले थे हमको, जैसे संदेश जिंगन का हेडर सीधा पोस्ट पे लगा, क्रॉस बार पे लगा था, वो भी एक गोल हो सकता था। तो यही सब चीज़ें हैं जो आई थिंक हमको, जिनको फाइन ट्यून करने की ज़रूरत। और जैसा मैं कहता हूँ कि हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है बॉल पे। आई थिंक हमको थोड़ा सा और कामनेस से खेलने की ज़रूरत है, बिकॉज पाकिस्तान अगर आज के मैच की मैं बात करूँ तो डीप खेल रही थी काफ़ी। दो गोल जब उन्होंने खा लिए, काफ़ी शुरुआत में ही उन्होंने दो गोल्स कंसीड कर लिए थे, तो काफ़ी कॉम्पैक्ट हो गए थे, डीप हो गए थे। तो वहाँ पर फिर हम फाइनल थर्ड में तो पहुँच रहे थे, फिर हमको समझ नहीं आ रहा था हम क्या करें। तो हड़बड़ाहट के चलते हम पोजेशन बहुत आसानी से लूज़ कर दे रहे थे, या गलत डिसीजंस ले रहे थे वहाँ पे। तो वहाँ पर बस थोड़ा सा हमको चीज़ों को फाइन ट्यून करने की ज़रूरत है। एक चीज़ जो देख के मज़ा आया था वो था इगोर स्टीमैच का पैशन। जिस तरीके से हमको थ्रो इन मिलता है और वहाँ पर वो एक पाकिस्तान के प्लेयर से बॉल छीन लेते हैं, और फिर जो तनातनी और गर्मा गर्मी होती है दोनों टीम के प्लेयर्स के बीच में, वो देखने में काफ़ी मज़ा आया। और दिखा कि एक पैशन के साथ, एक जज्बे के साथ टीम खेल रही है। और जैसा शुरू से हम डिस्कस करते आ रहे हैं कि ये टूर्नामेंट जीतना, ये जो अभी एक ग्रुप ऑफ फिक्सचर्स आ रहा है हमारे लिए, उसमें अच्छा परफॉर्म करना हमारे लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है। और उसकी शुरुआत अगर इस 4-0 इम्फेक्टिक विक्ट्री के साथ होती है तो उससे बढ़िया बात कोई हो नहीं सकती। और 90 इंटरनेशनल गोल्स हो गए सुनील छेत्री के, 10 गोल दूर हैं वो सिर्फ 100 गोल स्कोर करने से इंटरनेशनल लेवल पे, जो कि एक बहुत बहुत बड़ी बात है। तो आई होप कि जल्दी वो इस आंकड़े को छुएं और हमको और मौके दे सेलिब्रेट करने के लिए। पाकिस्तान के अगेंस्ट हमारी शुरुआत बहुत अच्छी हुई है, और इस मोमेंटम को अब कैरी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड लेट्स होप कि प्लेयर्स जो हैं वो इंप्रूव ही होंगे, एंड स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को गेम बाय गेम लेंगे। जैसे 7 क्लीन शीट्स इन अ रो हुई है, तो लेट्स एम इट टू मेक इट 8। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट अपोनेंट आता है उसके अगेंस्ट हम कैसा खेलते हैं, हमारा पूरा फोकस उस पर होना चाहिए। तो चीज़ें ठीक हो रही हैं, अच्छी हो रही हैं। इट्स जस्ट दैट कि इस मोमेंटम को कंटिन्यू रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
अब चलते हैं ट्रांसफ़र मार्केट की तरफ। वो एक ऐसा टॉपिक जिसके बारे में मुझे बात करना आजकल ज़्यादा पसंद है नहीं, लेकिन इतनी सारी चीज़ें हो गई हैं और इतना सब कुछ इतना थिक एंड फास्ट हो रहा है कि सांस लेने का मौका नहीं मिल रहा है। तो कल हमने लाइव स्ट्रीम करी थी दिन में, जब तक हमको खबर मिल चुकी थी कि कुलेबाली, मटेओ कोवाचिच, हकीम जिएच और एडवर्ड मेंडी का ऑलरेडी आ चुका है फरमान, और उनका हेयर वी गो भी आ गया है। फब्रिजियो रोमानो के हवाले से उनकी डील हो चुकी है सारी, और करीब मतलब ठीक ठाक सी ट्रांसफ़र फ़ी भी मिल रही है। जिएच के लिए अराउंड 8 मिलियन मिल रही है, मेंडी की 18 मिलियन मिल रही है, 25 से 30 मिलियन कुलेबाली के लिए मिल रही है। फिर कोवाचिच की डील 25-30 मिलियन के आसपास हुई है मैन सिटी के साथ। तो एक ठीक ठाक अमाउंट मिल गया इन सारे प्लेयर्स के लिए। उसके बाद थोड़ी देर बाद ही न्यूज़ आ गई कि काय हैवर्ट्स टू आर्सेनल डन हो गया है। अब ये जो साइनिंग है, देखिए पहली बात तो मैं काय हैवर्ट्स के बारे में ये बोलना चाहता हूँ कि काय हैवर्ट्स एज अ प्लेयर बहुत ही एक इंटरेस्टिंग केस है, और आज तक मैं समझ नहीं पाया हूँ, 3 साल काय हैवर्ट्स हमारे प्लेयर थे और अब आर्सेनल के लिए वो खेलेंगे, कि उनकी पोजीशन क्या थी एक्चुअली में। और मुझे ऐसा लगता है कि काय हैवर्ट्स की बेस्ट पोजीशन है स्ट्राइकर के पीछे खेलना, जितना मैंने देखा है उनको। लेकिन क्योंकि हमारे इतनी इंस्टेबिलिटी थी और सिस्टम एक फिक्स नहीं था, उसकी वजह से काय हैवर्ट्स का बेस्ट हम नहीं निकाल पाए। लेकिन काय हैवर्ट्स ने जो हमको मोमेंट्स दिए, चाहे वो चैंपियंस लीग फाइनल में गोल स्कोर करना हो, रियल मैड्रिड के अगेंस्ट वो परफॉर्मेंस हो, चाहे हम बात कर लें उनके क्लब वर्ल्ड कप के फाइनल की गोल की, और अभी जो डॉर्टमंड के अगेंस्ट मैच हुआ था उसमें भी उनकी अच्छी परफॉर्मेंस थी। तो कंसिस्टेंसी प्रॉब्लम रही है काय हैवर्ट्स की, लेकिन बड़े मैचेस में उन्होंने काफ़ी बार परफॉर्म किया है चेल्सी के लिए। तो मैं ये कहूँगा कि प्लेयर ख़राब नहीं है, सिस्टेमिक प्लेयर है। अगर आर्टेटा फिगर आउट कर लेते हैं कि उनको किस तरीके का सिस्टम खिलाना है हैवर्ट्स के अराउंड, और अगर वो 2 नंबर 10 खिलाना चाहते हैं ओडेगार्ड और काय हैवर्ट्स को, मैन सिटी की तरह, जैसे मैन सिटी ने गुंडोगन और केडीबी को खिलाया था इस सीज़न, तो शायद कुछ वर्कआउट हो सकता है। बट अभी इंटरेस्टिंग होगा देखना, क्योंकि मुझे लगता है कि आर्सेनल की सबसे ज़्यादा सख्त ज़रूरत इस समय एक डिफेंसिव मिडफील्डर है। अब डेक्लन राइस वाले केस में उनकी बात आगे कैसे बढ़ेगी वो देखना इंटरेस्टिंग होगा। एक न्यूज़ ये आ रही है कि थॉमस पार्टे को शायद बेच सकती है आर्सेनल, और सऊदी अरेबिया से काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट गार्नर कर रहे हैं थॉमस पार्टे। तो काय हैवर्ट्स को खरीदना 65 मिलियन में और थॉमस पार्टे को बेचना विदाउट एनी प्रॉपर साइनिंग, अभी जूलियन टिम्बर वगैरह से भी उनकी आ रही है जो लिंक्स आ रही है। लेकिन क्या ये वाइज डिसीजन है कि पहले आपने हैवर्ट्स को साइन किया है, पहली साइनिंग आपकी काय हैवर्ट्स है, जबकि आपको और जगह पे ज़्यादा रीइंफोर्समेंट्स की ज़रूरत थी? तो ये मुझे जो चीज़ है थोड़ी समझ में नहीं आ रही है। बट अगर मैं फाइनेंसिस देखूँ इस डील के, तो 62.5 में हमने काय हैवर्ट्स को खरीदा था। 60 अपफ्रंट मिल रहा है, 5 मिलियन एडॉन्स में। अगर एडॉन्स नहीं भी मिलता है तो आई थिंक ये बहुत ही बेहतरीन डील है। मतलब लगभग आपने जितने में खरीदा, 3 साल आपने उनको खिलाया, एक चैंपियंस लीग फाइनल भी जीत गया आप उनके गोल की वजह से, और फिर आपने लगभग उतनी ही प्राइस में उनको बेच दिया। तो आई थिंक बढ़िया डील है ये चेल्सी के पॉइंट ऑफ व्यू से। और जैसा मैं कहता हूँ कि कोई प्लेयर नहीं रुकना चाहता तो उसको नहीं रुकना चाहिए, और अगर उनको आर्सेनल जाना था, लंदन में ही रहना है, तो ठीक है, बाय ऑल मींस ऑल द बेस्ट विश करेंगे काय हैवर्ट्स को। बट ये विश करेंगे कि जब चेल्सी के अगेंस्ट आर्सेनल खेले तो उनका बहुत ही खराब गेम हो, एंड दैट्स हाउ इट शुड बी मेरे ख्याल से। बट हाँ, देखते हैं आगे क्या होता है। और देखिए, कोई भी प्लेयर क्लब से बड़ा नहीं होता, चाहे वो काय हैवर्ट्स हो, चाहे वो मेसन माउंट हो। अगर इनको दूसरे क्लब जाना है, कहीं और खेलना है, तो बाय ऑल मीन्स इनको जाना चाहिए, खेलना चाहिए, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, वो कोई बात नहीं है, वो बात खत्म। तो अगर हम बात करें ये 4 प्लेयर्स जो मैंने शुरू में मेंशन किए, मेंडी, कुलेबाली, जिएच और कोवाचिच प्लस हैवर्ट्स, तो 150 मिलियन के करीब चेल्सी ने रेस कर लिया। अब यहाँ पर बहुत सारा सवाल उठ रहा है कि यार क्या चेल्सी सऊदी अरेबिया से जो लिंक है उसके लूपहोल का फ़ायदा उठा रही है, क्या यहाँ पर कुछ गोलमाल चल रहा है, झोल हो रहा है? अब देखिए, बात ऐसी है कि हमने कांटे को एक नया कॉन्ट्रैक्ट ऑफर किया था, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। उसके बाद मेंडी को हमने कॉन्ट्रैक्ट ऑफर किया था, उन्होंने भी रिजेक्ट कर दिया था। उसके बाद कोवाचिच खुद रुकना नहीं चाह रहे थे। और रही बात जिएच की, तो जिएच ऑलरेडी पीएसजी पे डील हो चुकी थी, जिएच की हेयर वीगो तक आ चुका था और डॉक्यूमेंट्स का लफड़ा हो गया, तो जिएच पीएसजी नहीं जा पाया। तो हमने कोशिश करी थी कि इनका ऑलरेडी सेटलमेंट हो जाए। अब टॉड बोली, देखिए, एक बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट बिजनेसमैन है, वो पहले बिजनेसमैन है, बाद में एक फुटबॉल क्लब के ओनर है। तो उन्होंने पहले ही रिलेशनशिप्स बना रखी हैं, पहले ही उनको पता है कि किस आदमी से किस तरीके का काम लेना है, कहाँ पर उनके कॉन्टैक्ट्स किस तरीके से उनके लिए बेनिफिट ला सकते हैं, और वो उस चीज़ का इस्तेमाल हो रहा है, स्पेशली इन द केस ऑफ कुलेबाली। जैसे हमको लगा कि शायद वो नहीं वर्कआउट करेगा ये मूव चेल्सी का उनका, और
मतलब ठीक है पहला सीज़न ख़राब रहा तो लगा कि ऑफलोड करना है, तो देखिए अब तुरंत आपके पास सॉल्यूशन आ गया। तो अगर आपके पास सॉल्यूशन है उस चीज़ का तो आपको डेफिनेटली उस चीज़ का इस्तेमाल करना चाहिए। और अभी तो देखिएगा आप इस चीज़ का बहुत ज़्यादा और भी क्लब्स इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जांपल रूबिन नेवेस के केस में जैसे अल हिलाल से लोन की बात चल रही है अब न्यू कासल को तो न्यू कासल अल हिलाल सेम ओनर्स। तो इस तरीके की जो गिव एंड टेक और गोलमाल और ये मतलब चिट भी मेरी पट भी मेरी वो वाली बात है ना, तो वो सब जो है अब आपको बहुत देखने को मिलेगा, स्पेशली ये सऊदी अरेबिया के इन्वॉल्वमेंट के बाद। एक और जो बड़ी खबर है वो ये है कि इल्काय गुंडोगन साइन कर लिया बार्सिलोना ने फॉर एब्सोल्युटली फ्री। तो यार ये तो बहुत ही बेहतरीन साइनिंग है मेरे हिसाब से। सर्जियो बुस्केट्स जब गए हैं और उसके बाद एक प्रॉपर आपको रिप्लेसमेंट चाहिए, तो गुंडोगन मेरे हिसाब से ऐसे मिडफील्डर हैं जो बहुत मल्टीपल रोल्स में खेल सकते हैं। पिवट में आप उनको खिला लीजिए, आप उनको आगे खिला लीजिए, इवन फॉल्स नाइन तक खिलाया हुआ है पेप ने उनको। तो अगर उनको पिवट में डियोंग के साथ खिलाना है तो बहुत ही अच्छा एक ऑप्शन है गुंडोगन। और अगर हम डॉर्टमंड वाले दिनों की बात करें तो वहाँ पे भी वो डिफेंसिव मिडफील्डर खेलते थे। इनिशियली सिटी में भी उनको कई बार डिफेंसिव मिडफील्ड में खिलाया है पेप गार्डियोला ने। तो एक बहुत अच्छा रिप्लेसमेंट है बार्सिलोना के लिए बुस्केट्स का शॉर्ट टर्म। मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि एकदम लाइक फॉर लाइक है, देखिए बुस्केट्स तो वंस इन अ जनरेशन प्लेयर हैं, उनको आप रिप्लेस नहीं कर सकते, लेकिन गुंडोगन एक ऐसे प्लेयर हैं जो बहुत ज़्यादा वर्सिटैलिटी लेके आते हैं बारसा की मिडफील्ड में, उनकी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। और गिवन द फाइनेंशियल सिचुएशन बारसा जिसमें है, तो गुंडोगन एकदम से आते हैं, फ्री में आते हैं और इतना आपको बेहतरीन एक क्वालिटी प्लेयर मिलता है, तो उससे बढ़िया बात कोई हो नहीं सकती। तो बहुत ही बढ़िया बिजनेस किया है यहाँ बार्सिलोना ने, 10/10 में बोलूँगा इस डील को। और इससे बढ़िया कुछ बात हो नहीं सकती, बिकॉज गुंडोगन तो ऑब्वियसली प्रीमियर लीग तो रुकने नहीं वाले थे। अगर एक बंदा ट्रेबल जीत चुका है एक क्लब के साथ एक लीग में, तो उसके बाद वो आर्सेनल या फिर और किसी क्लब तो जाने का, जैसे आर्सेनल से लिंक आई थी और भी किसी क्लब से लिंक आई थी, तो कोई सेंस नहीं बनाता, बिकॉज अल्टीमेट आप अचीव कर चुके हैं। तो अब आप मतलब ऐसी जगह पे क्यों जाएंगे जहाँ पे उस लेवल पे अभी चीज़ें नहीं हो रही है, जहाँ पे आप ऑलरेडी पहुँच चुके हैं, उसको पार भी कर चुके हैं। तो डेफिनेटली अगर आपको एक नया चैलेंज चाहिए तो आप एक नई कंट्री जाएंगे, एक नई लीग में जाएंगे। और बार्सिलोना, रियल मैड्रिड एक ऐसी अट्रैक्टिव डेस्टिनेशंस हैं जिनके लिए कोई भी प्लेयर मना नहीं करता, ज़्यादातर प्लेयर्स इन्हीं क्लब्स पे आना पसंद करेंगे। तो मैसिव मैसिव साइनिंग फॉर बार्सिलोना मेरे हिसाब से, इल्काय गुंडोगन बहुत ही बढ़िया, बहुत ही खूबसूरत साइनिंग। अब मैं रात को ये 11:30 बजे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और मुझे ऐसा लग रहा है कि जब तक मैं ये एडिट करके इसको अपलोड करके सुबह तक शेड्यूल करके मैं सोऊंगा, मुझे लगता है 1-2 न्यूज़ और आ जाएंगी बीच में। तो देखते हैं, अगर वो न्यूज़ आ गई तो उसको हम कल ही कवर करेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल इतना ही वीडियो में। और आप मुझे बताइए आपके थॉट्स क्या हैं इन साइनिंग्स को लेके, अबाउट इंडिया बीटिंग पाकिस्तान 4-0 और गुंडोगन टू बारसा, जो भी आपके थॉट्स हैं प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। चलिए फिर मिलते हैं आपसे, जब तक ध्यान रखिए अपना, टेक केयर एंड